प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे अरस्तू को। आज अपना टॉपिक है संविधान एवं उनका वर्गीकरण, अर्थात राज्य या शासनों का वर्गीकरण। अरस्तू के संविधान संबंधी विचार। अरस्तू की संविधान संबंधी धारणा पर तत्कालीन यूनानी इतिहास एवं मान्यताओं का प्रभाव दिख पड़ता है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य का संगठन है जिसके द्वारा पदों के विवरण की पद्धति, सर्वोच्च सत्ता के निवास स्थान तथा राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। तो समझ गए बच्चों, यानी अरस्तू का कहना है कि संविधान जो है वह राज्यों का संगठन है जिसके द्वारा जैसे पद होते हैं, जो राजा है, राजा के नीचे जो अधिकारी वगैरह और राज्य के पदों मतलब विवरण बताया गया है पदों की, और सर्वोच्च सत्ता के निवास स्थान कहाँ पर रहेगी, यानी जैसे वर्तमान में संप्रभुता है उसका निवास स्थान कहाँ रहेगा आदि का निर्धारण किया जाता है। अरस्तू ने अपने ग्रंथ राजनीति के तीसरे व चौथे स्वतकों में संविधान संबंधी धारणा को प्रस्तुत किया है। उसके संविधान संबंधी प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। संविधान राज्य का आधार है। अरस्तू ने संविधान को राज्य का आधार माना है। संविधान के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संविधान द्वारा ही राज्य की शासन प्रणाली का रूप निश्चित होता है, अर्थात संविधान द्वारा ही यह तय किया जाता है कि शासन राजतंत्रात्मक होगा अथवा कुलीनतंत्रात्मक अथवा अन्य किसी प्रकार का। संविधान द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है कि सर्वोच्च सत्ता का निवास स्थान कहाँ होगा। सर्वोच्च सत्ता एक अथवा कुछ अथवा अनेक व्यक्तियों के हाथों में होगी। संविधान द्वारा ही राज्य का लक्ष्य स्पष्ट किया जाता है, अर्थात शासक वर्ग शासन सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक हित की वृद्धि के लिए करेगा अथवा अन्य स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए। अरस्तू ने संविधान को राज्य का स्तर माना है, राज्य का सार माना है और बताया है कि जब संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। अरस्तू के अनुसार पुराने संविधान का अंत और नए संविधान को लागू करने का अर्थ है पुराने राज्य का अंत और नए राज्य का उदय। अर्थात बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से अरस्तू ने बताया है कि राज्य यानी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान में हम भारत के लोग आदि का वर्णन करके हमारी मतलब संविधान के हमारे राज्य के क्या उद्देश्य हैं, उन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, किस तरह से प्राप्त करना चाहता है, इस सब की चीज़ों की जानकारी वर्तमान में संविधान में दी जाती है। अरस्तू ने दूसरी एक और बात कही है कि अर्थात संविधान ही यह तय करता है कि शासन प्रणाली जो है वह राजतंत्रात्मक होगी अर्थात कुलीनतंत्रात्मक। इसका निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि उसने बताया है कि राज्य का सार है। संविधान क्या है? राज्य का सार है। अर्थात जिस प्रकार से अगर संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा तो राज्य का भी अपने आप परिवर्तन हो जाता है। यानी संविधान में यह तय किया जाए कि किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी, अर्थात उसी प्रकार की शासन प्रणाली राज्य में लागू होगी। तो अर्थात राज्य और संविधान में अरस्तू ने किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है। उसने यह भी बताया है कि यदि राज्य का अंत कर दिया जाए तो संविधान का अंत कर दिया जाए तो राज्य का अंत भी अपने आप निश्चित होता है। नेक्स्ट है बच्चों, संविधान राजनीतिक समुदाय की जीवन दृष्टि है। यानी राजनीतिक समुदाय क्या होगा, कैसे उसकी जीवन दृष्टि है। अरस्तू के लिए संविधान मात्र एक कानूनी व्यवस्था नहीं है अपितु इसका एक नैतिक पक्ष भी है। संविधान नागरिकों की उस जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति है जिसकी प्राप्ति के लिए वे राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य के रूप में संगठित होते हैं। यानी संविधान
नागरिकों की उस जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति करती है जिससे किसी राजनीतिक समुदाय की या संगठित होता है। इसलिए संविधान केवल पदों के विवरण की कानूनी व्यवस्था मात्र नहीं है, अपितु उसमें नागरिकों के नैतिक, सामाजिक व आर्थिक मूल्य भी निश्चित होते हैं। संविधान में परिवर्तन का अर्थ मात्र पदों के विवरण में परिवर्तन नहीं होता, अपितु उसके साथ ही राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। अतः अरस्तू के अनुसार संविधान में परिवर्तन का अर्थ क्रांति है। समझ गए बच्चों? यानी वह मानता है कि राज्य मात्र एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, या संविधान एक कानूनी व्यवस्था नहीं है। यह व्यक्तियों के जीवन, नैतिक, सामाजिक व आर्थिक मूल्य भी इसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं। और जिस प्रकार से राज्य यानी जिस प्रकार से इस संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो इससे यह नहीं मानना जाना चाहिए कि केवल पदों के विवरण में उसमें ही फर्क आ गया है या उनका ही विवरण मात्र है। इसके साथ अरस्तू ने यह भी कहा है कि संविधान में परिवर्तन का अर्थ अर्थात क्रांति ही होता है। नेक्स्ट है आर्थिक वर्गों व संविधान का घनिष्ठ संबंध। अरस्तू ने नगर राज्य में आर्थिक दृष्टि से अति धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग तथा दरिद्र वर्ग का उल्लेख किया है और बताया है कि इसमें से प्रत्येक वर्ग शासन सत्ता का अधिकार करके अपने वर्गीय हितों को प्राप्त करना चाहता है। इस दृष्टि से अरस्तू ने संविधान के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए अल्पतंत्र धनिक वर्ग के वर्गीय हितों के अनुकूल है, जबकि भीड़तंत्र यानी डेमोक्रेसी निर्धन वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति करता है। इस प्रकार अरस्तू मानता है कि संविधानों का व्यावहारिक आधार वर्गीय हो सकता है, अर्थात आर्थिक वर्गों तथा विभिन्न संविधानों में घनिष्ठ संबंध होता है। तो बच्चों, अरस्तू ने यह बताया है कि मान लीजिए वर्गों के आधार पर ही संविधानों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए धनिक वर्ग है, तो धनिक वर्ग में किन लोगों का हित पूरा होगा? धनवान जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों का ही हित पूरा करते हैं। धनवान लोग ही शासन सत्ता करते हैं, तो वही अपने हितों की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि गरीब वर्ग यानी निर्धन वर्ग जो होगा, तो उसमें क्या है? डेमोक्रेसी को अर्थात उसने निर्धन वर्ग से संबंधित माना है और उसके गरीब तबके के लोगों का हित होता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है राज्य व सरकार में अंतर। सामान्यतः अरस्तू ने राज्य एवं सरकारों में अंतर नहीं किया है, किंतु उसकी संविधान संबंधी अवधारणा में इन दोनों में अंतर स्वीकारा गया है। राज्य समस्त समुदायों यानी राज्य जितने भी समुदाय हैं, परिवार है और गांव हैं, ये जो है इन सब का संगठन है। यानी राज्य समस्त समुदायों, परिवारों एवं ग्रामों तथा अन्य नागरिकों का संगठन है, किंतु सरकार उन नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक पदों को धारण करते हैं तथा राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और शासन संबंधी कार्य करते हैं। इन राजनीतिक पदों पर नए व्यक्तियों की नियुक्ति से केवल सरकार में परिवर्तन होता है, राज्य में नहीं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से अरस्तू ने राज्य एवं सरकारों में अंतर बताया है। वो तो आप भी जानते हैं कि राज्य तो क्या है? नगर है, गांव है, इन सब का एक समुदाय है। लेकिन सरकार किसको कहते हैं? सरकार कहते हैं जो राजनीतिक शक्ति है, यानी जो इस सत्ता को चलाने के लिए राजनीतिक पदों को धारण करते हैं और सत्ता का यानी जो सर्वोच्च शक्ति है इसका प्रयोग करते हैं, तो वो व्यक्ति सरकार कहलाते हैं। संविधानों के अनेक प्रकार हैं। नेक्स्ट है बच्चों, संविधानों के अनेक प्रकार हैं। अरस्तू ने शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा शासन के उद्देश्यों के आधार पर कुल 6 प्रकार के संविधान बताए हैं। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र,
तथा भीड़तंत्र। उसका मत है कि इन संविधानों में से कोई भी संविधान चिरस्थायी नहीं होता है, अपितु परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संविधान बदलते रहते हैं। किंतु इसके साथ ही अरस्तु बताता है कि संविधानों में यह परिवर्तन एक निश्चित चक्रीय क्रम में होता है और उसने इन संविधानों के गुणों एवं दोषों का विस्तृत विवेचन किया है। तो बच्चों, आपने देखा कि संविधानों के उन्होंने कई प्रकार के यानी 6 प्रकार बताए हैं और ये संविधान चिरस्थायी मतलब एक स्थायी नहीं रहते, समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों संवैधानिक तंत्र यानी संयत लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। अरस्तु ने सामान्य हित की वृद्धि के आधार पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र व संवैधानिक तंत्र नामक तीनों अधिक संविधानों को ही उचित व श्रेष्ठ माना है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसका मत है कि इन तीनों में सर्वोत्तम संविधान संवैधानिक तंत्र ही होता है। अरस्तु बताता है कि राजतंत्र की सफलता के लिए जिस सर्वगुण संपन्न एक आदर्श शासक की जरूरत होती है वह व्यवहार में उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ गुणों के से संपन्न कुछ व्यक्ति भी प्राप्त नहीं होते। अतः संवैधानिक तंत्र से राजतंत्र अथवा कुलीन तंत्र के श्रेष्ठ होने पर ही उन्हें व्यवहार में लागू किया जाना सदैव संभव होता है। इस स्थिति में वह मध्यम वर्ग का अनुकरण उचित मानते हुए संवैधानिक तंत्र को ही व्यवहार में सर्वोत्तम संविधान मानता है। ठीक है बच्चों, देखिए कि आज भी यदि विश्व में देखें तो चारों तरफ ही लोकतंत्र की मारामारी है। यानी मारामारी तो क्या, हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है। तो अरस्तु ने भी उस समय में भी एक संवैधानिक तंत्र यानी एक प्रकार से लोकतंत्र को ही श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना था और उसी के आधार पर उसने बताया था कि सभी व्यक्तियों के वर्गों की इसमें पूर्ति होती है। एक तरह से देखा जाए तो इसने एक आदर्श शासक की व्यवस्था जो की है, तो उसने बताया कि इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न एक आदर्श शासक तो मिल नहीं सकता और ऐसे ही कुछ उनसे मिलकर जो व्यवस्था बनती है उसके जो मंत्री वगैरह जो बनते हैं वह भी सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। तो ऐसा अरस्तु का मानना है कि इस प्रकार के गुणों के आधार पर बनने वाले व्यक्ति मुश्किल ही मिलते हैं। तो इसलिए उसने सर्वजनतंत्र यानी संवैधानिक तंत्र को ही श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है। अरस्तु के अनुसार संयत लोकतंत्र अथवा संवैधानिक तंत्र मध्यम वर्ग के व्यक्तियों का शासन है और वह ये मानता है कि देखिए, एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग और एक होता है बीच में मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग का जो शासन होता है उसको श्रेष्ठ माना है और उसी से सभी वर्गों की पूर्ति होती है। किंतु उनका सबसे बड़ा गुण यह है कि वे अतिवादी नीतियों के समर्थक नहीं होते हैं और शासन में मध्यम वर्गीय नीतियाँ अपनाते हैं तथा वे विधि के शासन में ही विश्वास रखते हैं। मध्यम वर्ग के इन गुणों के कारण शासन का यह तथा अधिक स्थायित्व वाला होता है। अरस्तु के मत का समर्थन करते हुए मैक्सी ने कहा है कि यद्यपि मध्यम वर्ग के लोगों में बुद्धि की प्रखरता नहीं होती है, उन्हें राज्य यानी शासन की स्थापना के लिए आदर्श नहीं माना जा सकता है, फिर भी इतिहास में राज्यों यानी शासनों में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए राज्य के स्थायित्व की दृष्टि से अरस्तु की शासन व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। मैक्सी ने इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ विशेष गुण हैं, मध्यम वर्ग के कुछ विशेष गुण हैं लेकिन कुछ अवगुण भी हैं। विशेष गुणों में हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक प्रकार से बुद्धि यानी जो भीड़ तंत्र यानी जब मध्यम वर्ग हो गया एक प्रकार से भीड़, तो कहता है उसमें बुद्धि की इतनी प्रखरता नहीं होती यानी तेज बुद्धि नहीं होती है, लेकिन फिर भी शासन व्यवस्था के जो आदर्श को अपनाया गया है उसमें मध्यम वर्ग ही आगे आता है और वही अच्छा शासन कर सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक शासन सत्ता का प्रयोग होता है। तो इससे वह मतलब राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जब कभी भी मध्यम वर्ग की उपेक्षा की जाती है तो एक प्रकार से उस राज्य में एक यानी क्रांति कह सकते हैं या अव्यवस्था भी कह सकते हैं। मध्यम वर्ग की जब भी किसी ने उपेक्षा की है तो एक प्रकार से अशांति होती है।
तो इस प्रकार से बच्चों आज का अपना टॉपिक था संविधानों का वर्गीकरण। ये अभी आधा अधूरा है, नेक्स्ट कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। राज्य या संविधानों या शासनों का वर्गीकरण किस आधार पर, यानी कि क्या आधार हैं जिसके आधार पर अरस्तू ने इस चीज़ को, यानी इसका वर्गीकरण का आधार क्या है, आधार वो बताया है, जिसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।